नमस्ते। आज मेरे साथ प्रोफेसर अरुण कुमार साहब फिर से एक बार। प्रोफेसर साहब, अभी क्या हो रहा है कि युद्ध एक तरफ चल रहा है, चुनाव एक तरफ चल रहे हैं। चुनाव में जितना बीजेपी और मोदी जी का जो कौशल है वो बार बार दिखाई दे रहा है कि कैसे चुनाव को प्रभावित करके या चुनाव को मैनेज करके सिर्फ बीजेपी ही जीतेगी। फिर मोदी जी एकदम से आते हैं और बताते हैं कि अच्छा, राष्ट्र के नाम संदेश में भी नहीं आते हैं, वो एक जनरल तेलंगाना की एक जगह चुनते हैं जी हाँ। कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर के साथ, जब वो कहते हैं सोना मत खरीदो, पेट्रोल कम खर्च करो, इत्यादि इत्यादि। जी हाँ। और ये नहीं बताते हैं कि हम इस स्थिति में क्यों पहुंचे। वो कुछ जी हाँ। कोशिश ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब कुछ इस यूएस ईरान की वॉर की वजह से हुआ। जैसे जी उससे हाँ। पहले वो कोरोना के समय उन्होंने कहा था कि सारा कुछ इतना अच्छा उन्होंने काम किया था, वो कोरोना की वजह से गड़बड़ हो गया। तो वो उनके पास कुछ ना कुछ बहाना वो खोजते रहते हैं। अब इन्होंने बहाना खोजा ईरानी। लेकिन मैं आपसे एक लार्जर क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कि जितना मैं समझ सकता हूं, मैं नॉट एज अर्थशास्त्री तो मैं हूं नहीं, मुश्किल दिन आने वाले हैं और इस मुश्किल दिन के बहुत से रिपरकशंस हैं। अगर डॉलर आज 96 रुपए के ऊपर चल रहा है लगातार, अगर जी हाँ। तेल अभी हुआ है, तो इसका आप कैसे अगले 6 महीना देख रहे हैं भारत के उन लोगों के लिए जो 80 करोड़ लोग जो अनाज पे जिंदा हैं, जिसको भारत सरकार देती है। बाकी बात मेरा एचएनआई की और इनकी बात मैं अलग से करूंगा, लेकिन पहले इनके बारे में आपको क्या लगता है? जी हाँ। देखिए, ऐसा है कि हमारे जो शौक थे ना अर्थव्यवस्था में, वो तो नोटबंदी से शुरू हुए और हालत हमारी खराब तभी से होने लगी। और जो गैर बराबरी हमने कल्टिवेट की है अपनी अर्थव्यवस्था में, जहाँ पे कि कैपिटल और लेबर के बीच का जो फासला है वो बढ़ता चला जा रहा है, जो आम आदमी है उसका मार्जिनलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, असंगठित क्षेत्र का मार्जिनलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, उससे हमारी अर्थव्यवस्था में इंस्टेबिलिटी बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि हमारा जो ग्रोथ है वो बहुत नारोली डिपेंडेंट हो गया है, जो हमारा 6% असंगठित क्षेत्र है उसके कंजम्पशन पे, और उसी के पास सेविंग है तो वही इन्वेस्ट करता है। तो वो जिस दिन ठीक ठाक करेगा तो अर्थव्यवस्था ठीक चलेगी, जब वो ठीक नहीं करेगा तो अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो बहुत ही अनस्टेबल हो गई है सिचुएशन। तो जब इंस्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जब आपकी अर्थव्यवस्था को शॉक लगता है तो आपको कितना धक्का लगता है। अगर अर्थव्यवस्था ठीक से चल रही है, स्टेबल है, तो वो रेजिलियंट होगी, वो शॉक से भी डील कर लेती है। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था अनस्टेबल है तो वो रेजिलियंट नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले तो हमने जो किया नोटबंदी का, तो वो पॉलिसी इंड्यूस शॉक है, वो कोई करने की जरूरत नहीं थी, है ना। उस समय अर्थव्यवस्था ठीक ठाक चल रही थी, पर एक जानबूझ के धक्का दे दिया और उस समय ये कहा कि भाई यही तो हम डिजिटाइजेशन करना चाह रहे हैं। अब डिजिटाइजेशन किस लिए करना चाह रहे हैं? क्योंकि हमें संघर्ष क्षेत्र को आगे करना है। हालांकि उस समय बहाना वाना तो और भी दिए गए थे, पर लेकिन जो अब कहते हैं कि भाई उसके तो वजह से यूपीआई आगे बढ़ गया, डिजिटाइजेशन हो गया वगैरह। फिर उसके अगले साल आपने गलत जीएसटी जो लागू कर दिया, जो कि स्ट्रक्चरली फॉल्टी है, जो असंगठित क्षेत्र को ही धक्का देता है। यानी कि एक दूसरा बड़ा धक्का आपने फिर दे दिया। और फिर वही बात कि हम तो डिजिटाइज करेंगे, हम तो संघर्ष क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो सारा समय जो नीतियां हैं वो एक जो कैपिटल और लेबर के बीच में कैपिटल को आगे बढ़ाना, और कैपिटल में भी क्रोनिक कैपिटलिस्ट को आगे बढ़ाना। तो क्रोनिक कैपिटलिस्ट को अगर आप बढ़ाएंगे तो कुछ ही लोगों को, तो इसका मतलब है कि गैर बराबरी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। और फिर अब अगले साल आपने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी वाला क्राइसिस कर दिया, फिर आपने सडन लॉकडाउन कर दिया। तो एक के बाद एक जो हमने जो अपनी अर्थव्यवस्था में गैर बराबरी की और जो एक के बाद एक धक्के दिए, जिसमें कि पॉलिसी इंड्यूस धक्के हैं। वो मतलब कोविड तो ठीक है, नेचुरल था, लेकिन आपने जिस प्रकार से उससे डील किया, जिस प्रकार से लॉकडाउन किया, वो तो आपकी गलत नीति थी। तो ये जो धक्के लगे हैं हमारी अर्थव्यवस्था को, उससे हम बहुत ही अनस्टेबल हो गए। इसीलिए अगर आप देखें तो अर्थव्यवस्था में बार बार, जैसे यूक्रेन का युद्ध हुआ तो एक धक्का लगा, फिर आपने देखा कि ये जो अभी युद्ध हुआ है तो इसमें सप्लाई शॉक है। तो सप्लाई शॉक का भी ज्यादा असर इसलिए है क्योंकि वो सबसे ज्यादा हम अनस्टेबल हो गए। तो अगर आप देखें तो रुपया गिर रहा है डॉलर के मुताबिक नहीं, बाकी करेंसीज के मुताबिक। मतलब यहाँ तक कि श्रीलंका की करेंसी और बांग्लादेश की भी करेंसी इतनी नहीं गिरी जितनी हमारी करेंसी गिर गई। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही अनस्टेबल फेज में चल रही है। और अगर आप देखें तो ये जो सारा जो अभी प्रधानमंत्री कह रहे हैं, वो भी एक इंस्टेबिलिटी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उनको इलेक्शन जीतना है। तो जो चीज उनको 73 दिन पहले अनाउंस करनी चाहिए थी बड़ौदा के और जो ये तेलंगाना के
जो उन्होंने अनाउंस किया वो उनको मार्च में अनाउंस करना चाहिए था, क्योंकि ये तो सबको पता है कि सप्लाई शॉक में उत्पादन कम होगा, आपका डिस्ट्रीब्यूशन पे असर पड़ेगा, आपके कंजम्पशन पे असर पड़ेगा। जब दुनिया में जो एनर्जी, जो गैस और जो क्रूड ऑयल है वो 20% जो हार्मोन स्टेट से आ रहा था वो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि दुनिया में 6% की शॉर्टेज हो गई एनर्जी की। मतलब 20% तो आपके गैस और जो क्रूड की शॉर्टेज है, पर अगर कोयला वोयला सब जोड़ लें तो इससे 6% शॉर्टेज हो गई है। और 6% एक बहुत बड़ा नंबर है, उसकी पूर्ति आप किसी और तरह से नहीं कर सकते हैं, तो उसका असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन सवाल है कि हमारे ऊपर ज्यादा क्यों पड़ रहा है, हमारा जो अर्थव्यवस्था है उस पर ज्यादा असर क्यों पड़ रहा है? वो इसलिए क्योंकि हमने जो कदम उठाने चाहिए थे वो कदम नहीं उठाए मार्च में। जैसे कि हम जो क्रूड आता है, अब वो हमें पता है कि हमारे पास क्रूड कम आएगा, गैस कम आएगी, क्योंकि वहां पे जो बंद हो गया पश्चिम एशिया से आना, तो उसका असर ये होगा कि हमारे पास जो क्रूड की सप्लाई है धीरे धीरे खत्म होगी। अब आपने फिर भी एक्सपोर्ट किया, क्योंकि जो रिलायंस की रिफाइनरी है और जो नायरा की है उनको बहुत प्रॉफिट हो रहा है एक्सपोर्ट में, तो आप वो उनको एक्सपोर्ट अलाउ कर दिया। और यहाँ तक कि अप्रैल के महीने में एक्सपोर्ट और भी बढ़ गया, 35% हो गया, जबकि मार्च में वो 25-27% था। तो आपके पास जो क्रूड है वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए, तो क्यों कर रहे हैं, है ना? उसको रोकना चाहिए। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, उसमें $25 बिलियन साल भर में जाता है, तो उसमें जो नॉन एसेंशियल कंपोनेंट है 15-16 बिलियन डॉलर तो बचा ही सकते थे। तो आपको ये कहने की नहीं जरूरत पड़ती कि भाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतनी तेजी से कम हो रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जो कदम उठा सकते थे वो कदम नहीं उठाए। आपको पेट्रोल के दाम तो बढ़ाने ही चाहिए थे, क्योंकि वो एक कम कम जो है, मतलब जिसका असर अर्थव्यवस्था पे कम पड़ेगा। डीजल के नहीं बढ़ाने चाहिए। तो ये सारी चीजें तो हमें पता ही थी कि ये करना चाहिए। जहां जहां हम तेल बचा सकते हैं वहां तेल बचाना चाहिए था, क्योंकि हमें पता था कि ये युद्ध लंबा चल सकता है, और कितना लंबा चल सकता है किसी को पता नहीं। तो प्रिकॉशन तो आपको शुरू से ही लेना चाहिए था, आपने प्रिकॉशन नहीं लिया। अब आप ये कहें कि जी नहीं, जो है वो तो सब इसी की वजह से है, पर जो भी है तो आपने आज तो 77-78 दिन हो गए, आज भी आपने लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम नहीं रोका, आज भी आपने एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स नहीं रोका है। क्यों नहीं कर रहे आप, है ना? तो इसलिए मेरा मानना है कि ये जो आज की परिस्थिति बिगड़ रही है वो इसीलिए बिगड़ रही है कि सरकार वो नहीं करती जो करना चाहिए। वो एक अपने जी क्रोनीज को जब मदद पहुंचा रही है, वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर को मदद पहुंचा रही है, और उसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर पिट रहा है। जो हमारा आम वर्कर है वो पिट रहा है, क्योंकि आम वर्कर के लिए जब गैस के दाम 950 का सिलेंडर 5000 का हो गया, तो उसके बजट में 11,000 10,000 के बजट में तो 4,000 निकल गए। उसके लिए तो इन्फ्लेशन 40% हो गया। तो आप कहते रहेंगे कि 3.5% इन्फ्लेशन है, पर वो तो 40% इन्फ्लेशन फेस कर रहा है। रोजमर्रा की चीजें, दूध महंगा हो गया, डबल रोटी महंगी हो गई, और वो होगा क्योंकि जब एनर्जी की शॉर्टेज है और एनर्जी के दाम बढ़ गए, तो वो तो एनर्जी तो सब चीजों में इस्तेमाल होती है, सब चीजों के दाम बढ़ेंगे। हर चीज में जहां शॉर्टेज है उसके दाम और बढ़ेंगे। आपके जी फर्टिलाइजर में शॉर्टेज हो रही है, फर्टिलाइजर के शॉर्टेज से मतलब कि आपका फूड के प्रोडक्शन में आपके असर आएगा, तो फूड प्राइसेस के बढ़ने के आसार हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो कदम सही समय पर उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए, और हमने देर कर दी, और इसलिए आज जो स्थिति है वो ज्यादा डरावनी है। और जो जी आने वाले समय में वो और भी भयंकर होगी, क्योंकि अभी भी कोई समझौता नहीं हो पा रहा अमेरिका और ईरान के बीच में। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो अभी खुल नहीं रहा है। अगर कल भी खुल जाए वो, तो फिर भी 3-4 महीने लगेंगे अपने सप्लाईज को रिस्टोर करने, क्योंकि सब जगह बॉम्बिंग हुई है। और ओमान ने तो कहा है कि भाई हमारी गैस फील्ड पे इतनी बॉम्बिंग हुई है कि हमें तो 3 साल से 5 साल लगेगा उसको रिस्टोर करने में। तो अभी 3-4 महीने तो कहीं गए नहीं आपकी ये परेशानी। और अगर समझिए कि समझौता और 2-3-4 महीने बाद होता है, तो यानी कि अगले 7-8 महीने आपकी परेशानी जो बनी रहेगी, जिसमें कि परेशानी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि क्रूड की शॉर्टेज आप एक्सपोर्ट करे जा रहे हैं, तो क्रूड की शॉर्टेज तो और बढ़ती जाएगी। तो उसका मतलब है कि उत्पादन, अगर उत्पादन यहाँ पे कम होगा और आपको अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, तो आपका बहुत बड़े प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा, उस पर उसका मतलब रोजगार पे असर पड़ेगा, उसका मतलब है कि आपके दाम बढ़ेंगे और हमारी सबकी परेशानी बढ़ जाएगी। तो जो स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए थी, जो मैंने शुरू से कहा मार्च से, कि जरूरी क्या है और गैर जरूरी क्या है, इसके बीच में हमें डिस्टिंक्शन करना है। जो जरूरी है उसको पूरा आप एनर्जी दीजिए, और जो गैर जरूरी है उसको काटिए। और गैर जरूरी जी क्या है? लग्जरी कंजम्पशन, जो मतलब हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर का 5 स्टार 7 स्टार कल्चर है, उसमें आप तुरंत कटौती करिए। आपके जो सरकार में जबरदस्त वेस्ट है उसको आप कटौती करिए, है ना? दिखाने के लिए आपने अपना काफिला छोटा कर दिया, लेकिन
अभी तक तो काफिला चल रहा था, अभी तक तो रैलीज चल रही थी जिसमें हजारों बसें वगैरह का इस्तेमाल हो रहा था। और अभी आप ये तो दिखाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि क्या सिक्योरिटी आप 2 कारों के साथ दे सकते हैं? और अगर नहीं दे सकते तो वो भी गलत है। अगर सिक्योरिटी दे सकते थे 2 कारों के, तो पहले क्यों ये 30, 40, 50 कारों का काफिला चलता था? तो इसलिए मेरा मानना है कि हमें सरकार को अभी तुरंत नीति निर्धारित करना चाहिए कि जो एसेंशियल चीजें हैं उनको सप्लाई पूरी मिले, जो इनएसेंशियल है वहां कटौती हो, क्योंकि प्रोडक्शन में असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जी, मैं प्रोफेसर साहब एक चीज बहुत सामान्य उससे जो मेरे उससे मैं आपसे पूछ ले रहा हूँ, जरा दर्शकों को भी समझा दीजिए। इस समय जो सोने की जो बात कही है, जो जो समझ में आया है, बहुत से लोगों ने समझाया कि भाई देश में एक ट्रेड डेफिसिट होता है कि आप कितना एक्सपोर्ट किए, कितना इंपोर्ट किए, तो हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, तो इसके लिए हमें ज्यादा डॉलर खरीदना पड़ रहा है। दूसरा एक कैपिटल डेफिसिट वो बोल रहे हैं कि जैसे जो हमारे यहाँ लोग आके इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और हम बाहर जाके कर रहे हैं, उसमें भी अब कमी आ गई है, तो हम तो बाहर जाके ज्यादा कर रहे हैं। और जैसा आपने कहा लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में जो अभी आंकड़े आए हैं कि लोग हिंदुस्तान के जो HNI हैं, जो ज्यादा पैसे वाले हैं, वो बाहर मोबाइल प्रॉपर्टी शेयर ये सब खरीद रहे हैं। मैं इस पे इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, जब उन्होंने कहा कि सोना कम खरीदो, तो ये किसको एड्रेस कर रहे थे सोना कम खरीदो? मतलब ये कौन लोग हैं जिनसे वो कह रहे हैं सोना कम खरीदो? हम और आप हैं, मजदूर हैं, वो 80 करोड़ लोग हैं, या वो हंसी उड़ाने जैसा भी है? मैं जरा इस पे भी समझना चाहूंगा कि ये सोना कम खरीदो से फर्क क्या पड़ेगा? देखिए, ये तो मानना पड़ेगा कि हमारे देश में जो असंगठित क्षेत्र है वो तो गरीबी की रेखा के आसपास है। उसका तो कोई मतलब इनएसेंशियल कंजम्पशन नहीं है। उसका तो जो भी कंजम्पशन है वो एसेंशियल का है, वो तो कटौती नहीं कर सकता। उसके पास तो सेविंग भी नहीं है। जब पैंडेमिक हुआ तो 80% मजदूरों ने बोला कि हमारे पास इतनी बचत नहीं है कि हम 1 हफ्ता काम चला पाए बिना काम के। तो जिसके पास बचत नहीं है वो कहाँ सोना खरीदेगा? तो हमारे यहाँ जो सोना जो खरीदा जाता है वो ज्यादा से ज्यादा 5% लोग हैं, 6% लोग हैं जो सोना खरीदते हैं। किसी भी मात्रा में हो सकता है, छुटपुट जो 2-4% और लोग खरीदते हो, पर बेसिकली ये 5% के पास ही है। और उसमें भी 2 तरह का खरीद होती है। एक तो आप जो अपनी जो जवाहरात बनाते हैं, और एक है जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आप बिस्किट खरीदेंगे, आप बार खरीदेंगे, है ना? तो हमारा जो अभी इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो ज्यादा ये इन्वेस्टमेंट गोल्ड में इन्वेस्टमेंट पर्पज से हो रहा है, बार में और जब इसमें बिस्किट्स वगैरह में, है ना? ज्वेलरी तो हम पुरानी ज्वेलरी से भी अपनी वो करा लेते हैं, नई ज्वेलरी वगैरह। तो मेरा मानना है कि ये जो 5% है यही बचत कर सकता है। दूसरी बात यह कि सोना जो है वो एक इनएसेंशियल आइटम है, वो एक अनप्रोडक्टिव एसेट है। वो तो आपकी सिक्योरिटी के लिए है कि आपका अगर रुपया गिर रहा है तो आपने सोना रखा है तो आपके सोने की वैल्यू बढ़ जाएगी। आप जब उसमें जो रुपए में अगर सेविंग रखें तो उसकी तो गिरावट होगी। तो इसलिए इट्स जिसको हम कहते हैं कि नॉन एसेंशियल आइटम है ये। अगर आप इसका खरीद रोक भी देंगे तो उसका असर ये होगा कि आपकी जो सेविंग है वो बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि सोना तो बाहर से आता है। तो जितना सोना आ रहा है उतने सेविंग आपकी बाहर जा रही है। तो इसलिए ये तो एक सही चीज है कि हमको सोने की खपत को रोकना चाहिए। जो 700-800 टन प्रतिवर्ष हमारे भारत में आता है बाहर से, जो हम लेते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो उसको तो हमें करना ही चाहिए, है ना? अब लोग कहते हैं कि जी सुनारों को असर पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है कि सुनारों को असर पड़ेगा, लेकिन आपको ऑप्टिमाइज करना है कि आपको कौन सा प्रोडक्शन अलाउ करना है, कौन सा प्रोडक्शन नहीं अलाउ करना। अगर सोने में, अगर जवाहरात में अगर आपका प्रोडक्शन रुक भी जाता है तो वो इतना मैटर नहीं करेगा जितना कि अगर बाकी जो एसेंशियल आइटम्स हैं उनके रुक जाए। तो ऑप्टिमम आपके लिए यही होगा कि आप सोने में आप बचत करें। आप सोना जो आ रहा है वो नहीं आए, उसका जो सोने का इन्वेस्टमेंट है वो नहीं हो। लेकिन ये होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो 5% जो लोग हैं वो तो ये देखते हैं कि भाई ये जो इतना जो करप्शन है हमारे देश में, उसके चलते हुए जो सरकार में लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो तो पैसा बाहर निकाल लेते हैं। उससे जितना फॉरेन एक्सचेंज का लॉस होता है, हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो फ्लाइट ऑफ कैपिटल से निकल जाता है, उसको तो आप रोक नहीं रहे। तो आप हमारे ऊपर वो बोल रहे हैं। और क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट के पर्पज से करना है तो करेंगे ही, है ना? वो चाहे स्मगल होके आए सोना, कैसे आए, वो अपना वो इन्वेस्टमेंट करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए सोने का जो है, जब तक कि सरकार की क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, जब तक सरकार काले धन की अर्थव्यवस्था पे अंकुश नहीं लगाएगी, तब तक वो असर नहीं होगा। दूसरा, काले धन की अर्थव्यवस्था के चलते हुए जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल है, उससे आपका फॉरेन एक्सचेंज का लॉस हो रहा है।
तो वो फॉरेन एक्सचेंज का लॉस रुक जाएगा अगर आप जो काले धन की अर्थव्यवस्था को रोकें। और क्योंकि करप्शन बहुत बढ़ गया है, अगर आप बिजनेसमैन से बात करें तो वो कहते हैं कि आजकल करप्शन बहुत बढ़ गया है, तो जितना करप्शन बढ़ा है उतना ही देश से पैसा भी बाहर जा रहा है फ्लाइट ऑफ कैपिटल के जरिए। तो आप अपना करप्शन तो रोकिए, है ना, उस करप्शन से ही तो लग्जरी जो कंजम्पशन होता है, उस करप्शन से ही तो आप जब महंगी महंगी कारें और महंगे महंगे जो आपकी जो छुट्टियां होती हैं और विदेश जाना, वही सब होता है। तो सरकार जब तक करप्शन पे रोक नहीं लगाएगी तो ये जो टॉप के 5% हैं जहां पे कि आपको ऑस्टेरिटी की बात कर सकते हैं, वो तो अपना ऑस्टेरिटी करेंगे नहीं, वो वैसे ही चलता रहेगा। तो सरकार की क्रेडिबिलिटी होना बहुत जरूरी है, लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी होना बहुत जरूरी है, तभी ये कदम सही पड़ेंगे। नहीं तो आप जब गरीब आदमी तो ऑस्टेरिटी कर नहीं सकता, जो 95% है वो तो ऑस्टेरिटी, ये 4-5-6% जो है यहीं पे है, और यही लोग तो करप्शन में भी इन्वॉल्व है ज्यादातर, और यही लोग वो गलत पैसा भी बनाते हैं। तो वो तो बात सुनने वाले नहीं है कि जब तक ये पॉलिटिशियन अपना नहीं करेगा, प्रधानमंत्री जब तक क्रेडिबिलिटी नहीं एस्टैब्लिश करेंगे तो ये लोग भी ये करते रहेंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि अभी जो अपील किया है वो एक तरह से थियोरेटिकली तो ठीक है, पर प्रैक्टिकली क्या है, प्रैक्टिकली हमें देखना पड़ेगा कि वो कौन उसको मानेगा कौन नहीं मानेगा। जी तो साहब, मैं एक अंतिम प्रश्न इसलिए पूछ ले रहा हूं कि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और आम आदमी को लगता है कि अच्छा ये कह दिया था। उन्होंने फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम करने की बात कही है। मैं इसको थोड़ा क्वेश्चन को फैला दे रहा हूं। आज भी बहुत से आर्टिकल निकले हैं सब जगह है कि देश में जो एमएसपी है वो 20 तरह के चीजों पे है, लेकिन उसमें से 3 जो मुख्यतः हैं, गेहूं, धान और गन्ना, ये 3 ही को सरकार खरीदती है, बाकी 17 को तो ऑल्सो इज देयर, बट कोई बहुत ज्यादा उस पर प्रिक्योरमेंट नहीं होता है। और ये जो 3 हैं, ये हमारा 2/3 फर्टिलाइजर ये इसमें इस्तेमाल होता है। अब वो जो 2/3 फर्टिलाइजर होता है उसका एक और जो डिबेट चल रही है, और ये कहा जा रहा है कि मोदी जी का कहना है ना कि फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम करो। तो अगर फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम करेंगे तो पैदावार हमारी कम हो जाएगी। हमारा एक बड़ा किसानों का ऐसा वर्ग है, मैं अपने गांव की बताऊं कि वहां पे जो अगर 100 किसान हैं तो 90 ऐसे हैं जिनके पास बहुत कम जोत है, वो इतना ही उससे पैदा कर पाते हैं कि अपने घर पे खाने का रख लेते हैं, और कुछ थोड़ा बहुत बेच के अगर उनके पास सरप्लस हुआ तो और रोज तेल और बाकी चीजें खरीद लेते हैं। उनके पास इतना नहीं है कि वो, अब अगर आपने फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम करवा दिया तो उनकी पैदावार कम होगी, नंबर 1। और दूसरा, फर्टिलाइजर का जो एनपीके का आपका रेशियो है, आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। उसके अलग कारण है, आज उसको नहीं हम बात कर रहे हैं। तो दिक्कत तो आपके मैनेजमेंट की है। इसमें किसान से अगर आप ये कहीं फर्टिलाइजर कम करो, ये कम करो, तो ये तो काउंटर प्रोडक्टिव ना हो जाए प्रोसेस साहब। इसमें 2 चीजें हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि फर्टिलाइजर आप जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है वो इस्तेमाल करो, है ना, और वो कह रहे हैं कि जो ये इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जो आप खरीदते हैं, है ना, वो क्योंकि बाहर से बहुत आता है, तो वो आप कम करो, है ना, क्योंकि उसमें 2 चीजें हैं कि वहां तो फर्टिलाइजर जो आता है वो पश्चिम एशिया के देशों से आता था, तो वो रुक गया है, और दूसरा ये कि आपका उत्पादन कम हो गया है क्योंकि आपके पास क्रूड कम आ रहा है, तो जो आपका नैफ्ता वगैरह उससे मिलता है उससे कम हो गया। तो इसलिए फर्टिलाइजर की शॉर्टेज तो रहेगी, और फर्टिलाइजर में मैंने सुना है ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, जैसे गैस में ब्लैक मार्केटिंग चल रही है उसी तरह फर्टिलाइजर में ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। तो किसान तो परेशान है ही, किसान को दोहरी मार है, पहली तो फर्टिलाइजर कम, और दूसरा ये सुपर एल नीनो आने वाला है। ये अब कहा गया पहले कि जुलाई अगस्त में आएगा, अब कहा जा रहा है कि ये शायद जून में ही आ जाए। तो एल नीनो आने का मतलब सूखा पड़ेगा, तो दोहरी मार पड़ेगी आपके जो फूड प्रोडक्शन पे। इसलिए आपको फूड का जो मैनेजमेंट है वो अभी से करना पड़ेगा, क्योंकि मार तो पड़ेगी पड़ेगी, और इतनी जल्दी आप ऑर्गेनिक में नहीं शिफ्ट कर सकते, क्योंकि उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ती है। अब जैसे कि हम अपना जो ऑर्गेनिक मैटर है वो जला देते हैं, अभी भी खबर आ रही है कि हरियाणा वगैरह में जो गेहूं की जब फसल कटी तो वो उसके बाद आग लगा दी, तो वही तो मटेरियल है जिससे कि आप जो बायोगैस बना सकते थे, पर उसको तो हम जला देते हैं, उससे प्रदूषण होता है। तो हमने तैयारी नहीं की, हमें तैयारी करनी चाहिए थी पिछले सालों में कि हम इतना जो ये ऑयल और क्रूड ऑयल और गैस के ऊपर इतना ना निर्भर होते, अगर हम शुरू से कोल गैसिफिकेशन करते। तो क्रूड ऑयल तो हमें करीब 90% इंपोर्ट करना पड़ता है, गैस हमें 60% इंपोर्ट करनी पड़ती है, कोयला तो हमारे पास बहुत है पर वो बहुत खराब क्वालिटी का है। तो कोल गैसिफिकेशन करके हम उससे कर सकते थे, उससे फर्टिलाइजर भी बनता, उससे हमारे जो बाकी एनर्जी भी तैयार होती, हम इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस करते। उसी तरह 1960s से बायोगैस की बात चल रही है, इतना बायोगैस पे हमने रिसर्च नहीं किया, हमारे पास इतना सूरज है, सोलर पे हमने रिसर्च नहीं किया। तो हमारी R&D में कमजोरी होने की वजह से
हमारी निर्भरता बढ़ती चली गई ये जो क्रूड ऑयल पे और जो गैस पे। तो इसीलिए आप देखें कि यौम किपुर वॉर में भी 73 में फर्क पड़ा था, लेकिन आज ज्यादा फर्क पड़ रहा है क्योंकि अब हमारी निर्भरता और ज्यादा बढ़ गई है। हमने खुद ही मतलब अब घर में कोयला या लकड़ी की जगह हम गैस इस्तेमाल करते हैं। हमने बाकी और जगह भी पेट्रोल डीजल किया, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ध्यान नहीं दिया कि तो प्राइवेट व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं हमारे देश में। तो जो हमें करना चाहिए था, जो कदम उठाने चाहिए थे, वो हमने सालों साल अभी नहीं उठाए हैं। और अभी ये सरकार है, इसने भी नहीं किया, क्योंकि अब तो मतलब पहले 75% इम्पोर्ट करते थे, अब तो 90% इम्पोर्ट करना पड़ रहा है क्योंकि हम उसको बेधड़क कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि सरकार की नाकामी है कि उसने ये एंटिसिपेट नहीं किया कि ये इस तरह का क्राइसिस हो सकता है। अब यूक्रेन वॉर में क्राइसिस हुआ था, उससे भी हमें सबक लेना चाहिए था कि हमें कैसे फर्टिलाइजर मैनेज करना है, कैसे हमें ऑयल सप्लाईज वगैरह मैनेज करनी है। तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो हिट हो रही है, क्योंकि हम स्ट्रेटेजिकली सोच नहीं रहे। हम जब कोई चीज़ होती है तो फिर रिएक्ट करते हैं उस पर, ना कि हम पहले से सोच के। अब जैसे चीन ने 6 महीने के स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना रखे हैं, तो 6 महीने तक उसकी दिक्कत नहीं आएगी। और उसका रूस के साथ संबंध अच्छा है तो रूस से उसको तेल मिलता रहेगा, वो लैंड रूट से। हमारा कोई ऐसा वो नहीं है। हमारा तो जो 9.5 दिन का जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, जो कि बड़ी जल्दी तेजी से खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमारी तैयारी वो नहीं है। और क्यों नहीं तैयारी हुई? क्योंकि हमने और चीज़ों में ध्यान नहीं दिया। हमारा ध्यान रहा इलेक्शन जीत लो और उसमें से मतलब किस हथकंडे अपना के करो। तो हमारी जो पॉलिटिकल जो सारी मतलब अटेंशन है वो सिर्फ इलेक्शन टू इलेक्शन है। उसका हमारी अर्थव्यवस्था पे, हमारे आम आदमी पे ध्यान नहीं है। उसमें है कि क्रोनी जो कैपिटलिस्ट है उसको मदद कर लो, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको मदद कर लो। और वो हमारे बजट में भी दिखता है, सारा का सारा बजट का फोकस ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ना कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जबकि 94% लोग तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। तो इसलिए जो इंस्टेबिलिटी है हमारी अर्थव्यवस्था की वो बढ़ती चली जा रही है ना। और इंस्टेबिलिटी बढ़ने से जरा धक्का लगता है तो उसका बड़ी चोट पहुंचती है, और खासकर गरीब आदमी को। अभी भी जो पिस रहा है वो गरीब आदमी पिस रहा है। अमीर आदमी के पास तो सेविंग है, वो तो फिर भी मैनेज कर लेगा। जो मिडिल क्लास है उसके पास भी थोड़ी बहुत सेविंग होती है, वो भी मैनेज कर लेगा। लेकिन जो 94% असंगठित क्षेत्र के हैं, जो गरीब हैं, वो तो मैनेज नहीं कर पाएंगे ना। उनके लिए तो गैस का सिलेंडर अगर जैसे 950 का 5000 का हो गया, उनका तो सारा बजट गया। उनके बच्चों की स्कूल की फीस नहीं जाएगी, वहां पे सब्जी नहीं खरीद पाएंगे, मुश्किल से दाल रोटी करेंगे। और मेरा तो जो मालिश करने वाला है वो कहता है मैं तो एक समय ही खाना बनाता हूँ अब, क्योंकि मैं गैस बचानी है मुझे। तो इसलिए वो गांव चला गया था, पर अब गांव में रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम नहीं है, तो वापस आ गया कि वहां काम नहीं मिला। 10 दिन के लिए गांव गया, फिर वापस आ गया वो, क्योंकि ये वीबीजी रामजी बिल तो जुलाई 1 से लागू होगा, और इधर रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम रुक गया। तो कम से कम पैंडेमिक के दौरान जो थोड़ी बहुत मदद मिली थी गरीब आदमी को गाँव जाके, वो भी नहीं मदद रही। तो ये सारी नीति क्यों है? ये नीतियां हमारे जो कैपिटलिज्म का एक क्राइसिस है। और ये मेरा मानना है कि अगले साल 2 साल में कैपिटलिज्म का क्राइसिस बड़ा तेजी से बढ़ेगा। ट्रम्प साहब रियलाइज नहीं कर रहे कि उस सारे कैपिटलिस्ट सिस्टम को एक क्राइसिस में ढकेल रहे हैं, और हमारे भी जो नेता हैं वो उसी ढर्रे पे जा रहे हैं, ना कि अपनी अलग नीति बना रहे हैं। अलग नीति बना के ये देखें कि भाई हमारा कैपिटलिज्म का क्राइसिस कितना बढ़ रहा है। कैपिटलिज्म का क्राइसिस बढ़ रहा है आपकी टेक्नोलॉजी से, एआई जो आ रही है, पर्यावरण के जो प्रदूषण से, जो युद्ध हो रहा है, और जो गुटबाजी हो रही है दुनिया में। ये जो 4 बड़े क्राइसिस हैं, ये साल 1.5 साल में बहुत ज्यादा भयंकर रूप ले लेंगे, और उसकी तैयारी हमें करनी चाहिए। ये हम लोगों ने जो रिपोर्ट लिखी थी एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट पे 2022 अक्टूबर में, उस सब की तरफ ध्यान दिया था। हम लोगों ने कहा था कि ये चीजें हो रही हैं, और अब तो लग रहा है कि जिस तेजी से ये चीजें बिगड़ रही हैं कि ये तो कोई साल 2 साल में तो और ज्यादा भयंकर रूप धारण कर लेगी, खासकर ईरान वॉर के बाद। रोजा, बस मैं खत्म करने से पहले एक बहुत संक्षिप्त, देश के अगर हमें आम आदमी को समझना हो तो देश की तरक्की और खुशहाली के एक मापदंड मोदी जी बताए थे कि भाई हमारा इकोनॉमी की साइज, वो कहते थे तरक्की इसी से नाप लीजिए, खुशहाली इसी से नाप लीजिए। वो भी फिसल गई, अब वो छठे पे आ गए। ये कि कोई बता भी नहीं रहा है कि आप जो बीच में कह रहे थे हम तीसरा हो गए, चौथा हो गए, क्या क्या। ये जो हमारी इकोनॉमी कभी चौथे पे पहुंच जाती है, फिर छठे पे पहुंच जाती है, मालूम नहीं कहां पहुंचेगी। इस पे एक आपकी टिप्पणी चाहेंगे कि हमारे देश, हमारे मापदंड क्या होंगे, तरक्की खुशहाली क्या होगा? देखिए, जीडीपी से खुशहाली जरूरी नहीं है कि आप मेजर करें, क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बहुत मैटर करता है, मतलब कौन उससे बेनिफिट ले रहा है।
तो जो अरबपति हैं वो तो और ज्यादा अरबपति होते चले जा रहे हैं, है ना, और गरीब आदमी वहीं का वहीं रह जा रहा है। तो इसलिए जो गैर बराबरी बढ़ रही है, तो आपका जीडीपी चाहे चौथे स्थान पे हो, है ना, कहा जा रहा था कि 2025 में हम चौथे स्थान पे हो जाएंगे जापान से आगे, पर जापान की जनसंख्या हमसे तो 12वें उस पे है, 1/12 हिस्सा है। तो यानी कि अगर हम इक्वल हो गए तो मतलब कि वहां पे आम आदमी 12 गुना हमसे बेहतर ऑफ है ना। अगर हमारी प्रति व्यक्ति आय 2 लाख रुपए है तो उनकी प्रति व्यक्ति आय 24 लाख है, यानी कि उनका जो गरीब आदमी है वो हमारे मिडिल क्लास से भी बेहतर है। तो इसलिए हम वो कंपेयर नहीं कर सकते जब तक कि हम प्रति व्यक्ति आय की तरफ ध्यान न दें, जिसमें हम 140वें स्थान पे हैं। दूसरी बात ये कि आपका इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, क्योंकि जब आपके जो गैर बराबरी होगी तो गरीब आदमी की डिमांड कम होगी, इसीलिए संगठित क्षेत्र भी क्राइसिस में आ जाता है। संगठित क्षेत्र भी कहता है कि डिमांड कम है और इसलिए हम इन्वेस्टमेंट इतना नहीं कर पा रहे जितना हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और देखिए मजे की बात यह है, या आप कह रहे हैं दुख की बात यह है कि अंबानी साहब ने उसको ट्रंप को प्रॉमिस किया कि हम $300 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे रिफाइनरी में। वो भारत में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते, है ना। मतलब मोदी साहब उनको कहें, जैसे ट्रंप अपने कैपिटल को बोलता है कि भाई आप अमेरिका में इन्वेस्ट करो, आप जो आईफोन क्यों इंडिया पाकिस्तान चाइना में बना रहे हो, आप अमेरिका में बनाओ। आप वो कह रहा है कि जी आप कार जो वहां नहीं बनाओ, आप जो अमेरिका में बनाओ। तो ये हमारे मोदी साहब ये कह सकते थे अंबानी को कि भाई आप इंडिया में इन्वेस्ट करो ना, $300 बिलियन आप वहां कर रहे हो, हमारा फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस खत्म हो जाएगा अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे। अडानी साहब $10 बिलियन वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हम क्यों नहीं अपने जो बिजनेसमैन को कहते हैं कि भाई नेशनल स्पिरिट में आप यहाँ इन्वेस्ट करो। अगर आप नहीं कहेंगे इंडियन बिजनेसमैन को, और वो तो आप देखें ना, नेट एफडीआई तो नेगेटिव हो गया था। क्यों? क्योंकि बाहर से जो कैपिटल आ रहा है उससे ज्यादा कैपिटल हमारे बिजनेसमैन बाहर निकाल रहे हैं। तो ये जो स्थिति है वो क्रेडिबिलिटी की बात है। अगर लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी नहीं होगी तो जो भी वो कदम उठाएगा वो सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो इसलिए क्रेडिबिलिटी जो है हमारे लीडरशिप की वो बिल्ड करना जरूरी है, एक नेशनल कंसेंसस बिल्ड करना जरूरी है। अगर हम ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी एक दूसरे को तनातनी चलती रही, जो इलेक्शन में देखा गया, तो फिर वो बाकी भी चलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। तो हमें तो एक नेशनल कंसेंसस बिल्ड करना है, जिससे कि हम ये जो आज का क्राइसिस है, जिसमें देखिए असर पड़ेगा ही, जब एनर्जी की शॉर्टेज होगी तो आपके उत्पादन पे असर पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन पे पड़ेगा, कंजम्पशन पे पड़ेगा, और होने ही वाला है। तो ऐसी स्थिति में हमको तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। और ये जो हम रस्सा कशी करते रहते हैं, है ना, नूरा कुश्ती हम करते रहते हैं, उससे हमें बचना पड़ेगा, तभी जाके एक नेशनल स्पिरिट से हम कुछ कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब, और उम्मीद यह है कि मोदी जी अपनी विदेश यात्रा से आए तो कुछ अच्छा ऐसा करें कि भाई और दाम बढ़ जाएंगे, जी और दाम बढ़ेंगे, दाम तो बढ़ेंगे ही, क्योंकि हमने जो नहीं बढ़ाए इतने 75 दिन, है ना, वो अब बढ़ेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है उनको तो 1500 करोड़ का रोज का नुकसान है, तो वो तो पूरा करेंगे ही करेंगे, है ना। तो इसलिए अभी तो किश्तों में बढ़ेंगे ना। ये तो एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी कि एक साथ मत बढ़ाओ 15 रुपए, वो धीरे धीरे करके आप 15 रुपए बढ़ा दो। ठीक बात, ठीक बात। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रोफेसर। नमस्ते।